कैसे हो? चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। ये जेई और नीट के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड, देखिए नाइट्रिक एसिड जो है ना, इसका एक तो प्रिपरेशन, और वो प्रिपरेशन में ख़ास तौर से इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसमें क्या कैटलिस्ट लगते हैं, कितने स्टेप आते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है इसके रिएक्शन के लिए। उसके रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल से ये किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। और वो रिएक्शन आप जो है बड़ी जल्दी भूल जाते हो। जो मेटल के साथ ख़ास तौर से इसके रिएक्शन होते हैं वो बड़ी जल्दी भूल जाते हो, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उस रिएक्शन को आप भूलने ना पाओ। आज एक बार सीख लेने के बाद, एक होता रटना, एक होता सीखना, सीख लेने वाली चीज़ें जो हमेशा याद रहती है, आज उसको हम लोग उस रिएक्शन को मेटल के साथ ही किस तरह से रिएक्शन करता है उसके बारे में सीखेंगे। और सीखने के बाद मेमोरी में इसको इस तरीके से कैच करेंगे कि वो हमें एग्ज़ाम में भूलने ना पाए। ठीक है, तब तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इसके प्रिपरेशन के बारे में। इसकी प्रिपरेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एक तो होता है कि लैब मेथड। लैब मेथड में कुछ नहीं, लैब मेथड में इसको सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देते हैं और आपका ये बन जाता है। देखिए लैब में कैसे बनाएंगे, सोडियम नाइट्रेट प्लस H2SO4 को रिएक्शन कराया गया, सोडियम बाई सल्फेट बना और ये HNO3 बन गया। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया गया, पोटेशियम बाई सल्फेट और प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड बन गया। ये था लैब में। लेकिन जो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो बनाया जाता है, लार्ज स्केल पे बनाया जाता है, उसके लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, एक तो अपने आप में खुद इम्पॉर्टेंट है, वो होती है ओसवाल प्रोसेस। ओसवाल प्रोसेस, ओसवाल प्रोसेस से आप क्या बनाते हो? ठीक है, लार्ज स्केल पे जो है HNO3 बनाते हो, ऑन लार्ज स्केल पे HNO3 बनाते। इसमें करते क्या है, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया किसके साथ? एयर या ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, यहाँ पे। और जो कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन की बात है तो इसका मतलब यहाँ पे कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और वो कैटलिस्ट क्या है, खूब पूछा जाता है ओसवाल प्रोसेस में, किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हो? तो किसका इस्तेमाल करते हो? प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, और ये ओसवाल प्रोसेस से जो HNO3 आपका बनता है, उसके लिए आपके पास 3 स्टेप लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे स्टेप 3 स्टेप आएंगे इस प्रोसेस से HNO3 बनाने के। पहला स्टेप जो होगा उसमें होगा अमोनिया का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अमोनिया को आप ऑक्सीडाइज कराते हो और ये अमोनिया प्लेटिनम कैटलिस्ट, इसीलिए कैटेलाइटिक ऑक्सीडेशन कहते हो। और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और 6H2 और वाटर बन जाता है। ठीक है, तो ये पहले स्टेप में हो गया, अमोनिया का कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जिससे नाइट्रिक एसिड बन गया। अब दूसरे स्टेप में आप जो चलते हो तो इस नाइट्रिक एसिड का एक बार और ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रिक एसिड और O अब यहाँ से मिल के बन जाएगा NO2 और ये 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, बैलेंस हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तीसरे स्टेप में हाइड्रोलाइज कर देते हैं। आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो। ठीक है, तब ये आपका HNO3 और प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, देखिए ये नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा बन गया। पहले स्टेप और लास्ट स्टेप दोनों स्टेप में आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बना।
ठीक है। ओसवाल प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप दोनों स्टेप में जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बना। और देखिए ये जो ओसवाल प्रोसेस थी वहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या थी, उसमें आपको ये बनाना था और ये बन जाएगा तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता जाएगा और आपका HNO3 बनता चला जाएगा। इसका मतलब ये रिएक्शन के लास्ट स्टेप में जब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है तो इसका फिर इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। इसका मतलब इसको रिसाइकिल कराया जाएगा और लगातार जो है HNO3 आपका बनता चला जाएगा। अब ये जो HNO3 बनता है इसे कितना कंसंट्रेशन चाहिए, ये तो अभी डाइल्यूट होगा, ये कितना कंसंट्रेशन चाहिए, इसको कंसंट्रेशन करने के लिए दो प्रोसेस आपके आती हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 का कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, दो प्रोसेस है, दो तरीका है। एक तो तरीका होता है डिस्टिलेशन का और एक होता है आपका डिहाइड्रेशन का। देखिए जब बाय डिस्टिलेशन करते हैं तो ये 68% HNO3 मिलता है आपका। डिस्टिलेशन करते हैं तो 68%। उसके बाद डिहाइड्रेशन करते हैं, सारे वाटर को यहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है, वाटर के मॉलिक्यूल को निकालने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पे 98% HNO3 बन जाता है। ठीक है, अब देखिए आइए ज़रा सा नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके बारे में आते हैं। देखिए कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो खुद रिड्यूस होंगे, ठीक है, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। HNO3 अगर आप देखिए HNO3 को देखिए तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है +5। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की जो है कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती, क्योंकि नाइट्रोजन के जो नाइट्रोजन फैमिली वहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 और मिनिमम 3, तो इसकी कम तो हो सकती है, बढ़ नहीं सकती है। तो इसका रिडक्शन तो पॉसिबल है, इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम तो कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता। और कहते हैं कि कंसंट्रेटेड HNO3 ये क्या होता है, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। अगर मैं 3 एसिड की बात करूँ, जैसे HNO3 है, H2SO4 है, H3PO4 है, इन तीनों में सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका क्या होगा, HNO3 होगा। देखिए H2SO4 जो होता है कंसंट्रेटेड सिर्फ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, डाइल्यूट वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं कर पाता, वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। फिर H3PO4 उससे भी वीक जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरीके से अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात की जाए HNO3 और H2SO4 और H3PO4 में, तो सबसे नंबर फर्स्ट किसका आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा, नंबर 2 पे H2SO4 आ जाएगा और नंबर 3 पे H3PO4 आ जाएगा। तो ये होगा ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब स्ट्रांग है तो ये क्या करता है, ज़्यादातर मेटल पे अटैक करता है। ठीक है, अटैक करता है मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट नोबेल मेटल। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसमें से किस पर HNO3 अटैक नहीं करेगा, किस पे HNO3 का इफेक्ट नहीं आएगा, तो जो नोबेल मेटल होंगे, नोबेल मेटल, ये नोबेल मेटल का मतलब क्या है, ये गोल्ड है, ये प्लेटिनम है, ऐसे मेटल जो किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं, हवा पानी का उस पर असर नहीं हो जाता, ये नोबेल मेटल कहलाते हैं। इस पे HNO3 का इफेक्ट नहीं आता है। बाकी कहते हैं ज़्यादातर मेटल को क्या करता है, ये उस पर अटैक कर देता है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो HNO3 की मेटल के साथ रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए HNO3 मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो ये डिपेंड करता है कि HNO3 कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। माने HNO3 की रिएक्शन मेटल के साथ डिपेंड करती है उसके कंसंट्रेशन पे। अगर कंसंट्रेशन है तो प्रोडक्ट कुछ और, अगर डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट कुछ और। एक बात, और दूसरी बात ये होती है कि चाहे आपका कंसंट्रेटेड हो या डाइल्यूट हो, हमेशा मेटल नाइट्रेट बनना है। पहली बात रट डालिए, हमेशा मेटल नाइट्रेट बनना है। ठीक है,
इसी तरीके से नॉन मेटल होगा तब भी मेटल नाइट्रेट बनना है। ये तो मेटल होगा तो मेटल नाइट्रेट बनना है। उसके बाद मेटल में देखते हैं कि मेटल एक्टिव है कि इनएक्टिव है, किस केस में, जब डाइल्यूट लेते हैं तब, ठीक है ना। तो ज़रा सा देखते हैं इस 4 रिएक्शन को। HNO3, ये HNO3 है, इसकी हम लोग रिएक्शन, चलिए 4 रिएक्शन बड़ी इम्पोर्टेंट जिसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए कॉपर के साथ और इसी तरह से जिंक, यहाँ पे लिखें, कॉपर के साथ, जिंक के साथ, कॉपर के साथ और जिंक के साथ, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पहले कंसेंट्रेटेड मेटल है और आपका HNO3 कैसा लिया है, कंसेंट्रेटेड लिए हुए। देखिए मेटल नाइट्रेट तो बनने हैं। मेटल नाइट्रेट मतलब यहाँ पे जिंक NO3, ठीक, यहाँ पे कॉपर NO3, ये बनना है। अच्छा, अब दूसरी बात, जब भी कंसेंट्रेटेड होगा तो हमेशा ये NO2 बनेगा, याद रखिए, हमेशा NO2 बनेगा, हमेशा NO2, चाहे मेटल कैसा हो, एक्टिव मेटल हो या नॉन एक्टिव मेटल हो, हमेशा ये बनेगा। और वाटर सब में तो आएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ये रिएक्शन हो गए। अब उसके बाद डाइल्यूट देखते हैं। ये डाइल्यूट है, देखिए डाइल्यूट में अब ये देखा जाएगा कि जब HNO3 डाइल्यूट है और मेटल है तब देखेंगे कि मेटल कैसा है, मेटल एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या होते हैं, एक्टिव मेटल कहलाते हैं। तो यहाँ पे जिंक एक्टिव है और ये कॉपर नॉन एक्टिव। देखिए एक्टिव है। अब जो ये मेटल नाइट्रेट वाटर सब में बनने, बाकी ये बनना है, NO बनना है, N2O बनना है। तो कंसेंट्रेटेड है तब तो हमेशा ये बन गया। अब यहाँ पे जो डाइल्यूट है तो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, बात समझिए, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। ये है आपका लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, ये है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखिए एक्टिव हो, एक इंसान एक्टिव हो और एक नॉन एक्टिव हो, बिल्कुल पैसिव हो, बिल्कुल अपने आप में गुमसुम रहता हो, है ना, मतलब बिल्कुल, है ना, इनर्ट पड़ा हुआ, और एक है बहुत एक्टिव है। तो आपको कौन हंसा रहा है, कौन हंसाएगा बताइए, एक्टिव की नॉन एक्टिव? एक्टिव वाला आपको हंसाए रहेगा, आपके पेट में बल पड़ाए रहेगा, हंसते हंसते कहते हो ना पेट में बल पड़ गया। अगर कोई एक्टिव पर्सन से भेंट हो गई तो एक्टिव जो है आपको हंसाएगा। तो एक्टिव जो है क्या देगा, ये देगा, लाफिंग गैस देगा। देखिए मेटल नाइट्रेट तो बनने थे, आपको जिंक नाइट्रेट तो बनना था, ये तो बनना था जिंक नाइट्रेट, इसी तरह से कॉपर नाइट्रेट। और अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक्टिव वाले से लाफिंग गैस, ठीक है, प्लस वाटर तो आएगा ही, ये आ गया। अब कॉपर है, ये इसका मतलब एक्टिव नहीं है, इसका मतलब ये लाफिंग नहीं कराएगा, हंसाएगा नहीं, ये नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा। तो CuNO3, अब ये बनाएगा NO प्लस H2O, ठीक है बच्चों। तो ये आपके रिएक्शन हो गई HNO3 की मेटल के साथ। एक टर्म और हो जाता है कि क्या हो जाता है कि क्रोमियम और एल्युमिनियम ये HNO3 में डिज़ाल्व नहीं हो पाते हैं। होता क्या है कि ये इतने एक्टिव होते हैं कि ये HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद इस मेटल के सरफेस पे ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा, इसमें से किसको जो है HNO3 पैसिव कर देता है, तो आपका क्रोमियम और एल्युमिनियम को पैसिव कर देता है। और देखिए आपका गोल्ड और प्लेटिनम को से ये रिएक्शन नहीं करता, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था मेटल के साथ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए दूसरा नॉन मेटल के साथ रिएक्शन इसकी देखते हैं ज़रा सा, HNO3 की
HNO3 नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। चलिए, कार्बन नॉन मेटल, आयोडीन नॉन मेटल, ठीक है, सल्फर नॉन मेटल और फास्फोरस नॉन मेटल क्या करेगा, इनको ऑक्सीडाइज करेगा। अब देखिए, सब के अंदर, सब में आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनना, सब के साथ, कुछ नहीं, नॉन मेटल देखा और HNO3 है, सब में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। एकदम ऐसे रख डालिए, सब में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। अब देखिए, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बन को किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में। HNO3 सल्फर को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फर को किस में ऑक्सीडाइज करे, HNO3 सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। आयोडीन को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, आयोडिक एसिड में। अब देखिए, फास्फोरस को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, फास्फोरिक एसिड में, H3PO4 फास्फोरिक एसिड में, ठीक है। इस तरीके से बाकी देखिए, सब में वाटर आ जाएंगे, वाटर 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 वाटर, ठीक है शायद। तो ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड के बारे में रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड अब मेटल के साथ कैसे रिएक्शन किया, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्शन किया, ठीक है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट था ख़ास तौर से मेटल के लिए। और इस तरीके से आपने कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखा और उम्मीद है कि आपने सीखा होगा, ठीक है। अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में कितना बॉन्ड PO है, कितना PH है, कितना POP है, इस तरह से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।